हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्क्वायर बॉय। तो चलिए बिजनेस न्यूज़ आज की शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जो है उनका देहांत हो चुका है। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये 8 सितंबर की न्यूज़ है। क्योंकि मैं कुछ दिनों से बिजी था, इस वजह से ये न्यूज़ थोड़ी सी लेट आई है। ये क्वीन एलिजाबेथ जो सेकंड थी, वो अभी तक की यूके की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टाइम के लिए मोनार्क को लीड करने वाली लेडीज़ थी। इन्होंने टोटल 70 ईयर्स तक मोनार्क मतलब राज किया हुआ था इंग्लैंड पे। अब इनके बाद, इनके देहांत के बाद, अब किंग चार्ल्स जो थर्ड हैं वो नए मोनार्क बने हुए हैं। हालांकि अब रॉयल फैमिली ट्री इनके देखेंगे तो इतनी बड़ी फैमिली है इनकी। अब क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के बाद अब सीधे चार्ल्स आते हैं, और जो क्वीन एलिजाबेथ थी वो 1952 में अपने बन गई थी। 1952 में ये शुरू कर दिए थे राज करना, और आज 96 ईयर ओल्ड की थी जब ये खत्म हुई है। और अब ये देख रहे हैं आप, ये किंग चार्ल्स हैं, जो कि पहले प्रिंस ऑफ वेल्स अब बोले आ रहा है इनको। पहले प्रिंस चार्ल्स थे, ये अब किंग बन चुके हैं ये चार्ल्स हैं। हालांकि ये भी चीज़ भी नोटिस करी गई है कि जितने भी फैमिली थी, रॉयल फैमिली थी, इन सबके हाथ में या फिर बॉडी में, हाथों में अक्षर में कोई प्रॉब्लम हुआ करती थी। जैसे किंग्स के हाथ देखेगा तो जले जले से लगते थे, वैसे ही इनके हाथ में स्वेलिंग रहती है। फिर आते हैं, अब ये कंसिडर करा जाए कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन रहे हैं मोनार्क, तो देखा जाता है कि फ्रांस में लुइस 14 जो थे वो सबसे ज़्यादा अभी तक लॉन्गेस्ट सर्विंग थे मोनार्क, और एलिजाबेथ सेकंड जो तो सेकंड नंबर पे आ गई। अगर ये 2 साल और जी जाती तो फिर ये अप्रॉक्सीमेटली वर्ल्ड की नंबर 1, मतलब पूरे ये इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोनार्की को लीड करने वाली क्वीन बन जाती। जो आप लुइस 14 के बारे में बताया, तो लुइस 14 को देख लेते हैं। लुइस 14 जो थे ये किंग ऑफ फ्रांस के किंग थे, और ये फॉर 1643 से 1715 तक इन्होंने राज किया था, 72 ईयर्स 110 डेज के लिए। इस वजह से इनको अभी तक लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड ऑफ मोनार्क का टाइटल इनको अभी किताब हासिल है इनके पास। फिर आता है सेकंड न्यूज़ पे। सेकंड न्यूज़ है कि गौतम अडानी सेकंड रिचेस्ट पर्सन बने थे पूरे वर्ल्ड के, पूरी दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन गौतम अडानी बन गए थे एक दिन के लिए, एग्जैक्टली बोला जाए तो। क्योंकि बाद में इनका, क्योंकि मार्केट गिर गई थी इंडिया में, इस वजह से इनका फिर नेटवर्क डाउन हो गई थी। इनकी जितनी कंपनीज दिखेंगे तो अडानी ट्रांसमिशन, अडानी एंटरप्राइज, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी विल्मर एंड अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट का इन्होंने एक्विजिशन किया था। इसको पूरा मिला करके इनकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है $22.3 बिलियन को पार कर गई थी। और फॉर्ब्स के अकॉर्डिंग बोला जाए तो इनकी जो नेटवर्थ थी $5.2 बिलियन डॉलर से बढ़ी थी, और जो कि 3.49% था। अचानक से हाइक आया था एक दिन से, जिसकी वजह से इन्होंने बर्नार्ड आर्नॉट और जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया था। और इस समय में अडानी की टोटल नेटवर्थ जो है 155.5 बिलियन डॉलर बन गई थी, जो कि 12 लाख करोड़ रुपए होते हैं। 12 लाख करोड़ रुपए बिजनेस में समझ सकते हैं कि पाकिस्तान पूरा खरीद सकते हैं आज के दिन में। अडानी इतनी थम रखते हैं ये। और हालांकि कुछ दिनों बाद फिर देखा गया था, कुछ दिनों बाद के एक दिन बाद फिर अडानी थर्ड स्पॉट वापस आ गए थे। फ्राइडे की शाम को वापस आ गए थे। अब सैटरडे और संडे को इनका जो रिकॉर्ड रहा था वो वापस थर्ड पोजीशन पे ही थे। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देखी जाएगी तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दिखाया जा रहा था कि इनको सेकंड पोजीशन पे इनकी 147 बिलियन डॉलर की वर्थ थी। और ये 18 सितंबर की ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, जो कि दिखा रहा है। फर्स्ट नंबर पे इलॉन मस्क एज यूजुअल थे, और 10 नंबर पे मुकेश अंबानी दिखा रहे थे। इसके अलावा बताना चाहेंगे अडानी ग्रुप, क्योंकि इनकी फ्राइडे को नेटवर्क बढ़ी थी, मार्केट क्योंकि डाउन चली गई थी, इस वजह से थोड़ा डाउन हुआ। लेकिन अडानी ग्रुप टाटा और रिलायंस सबको ओवरटेक करके सबसे बड़ा ग्रुप बन चुका था पूरे इंडिया का। आप समझ सकते हैं, सबसे बड़ा ग्रुप अभी तक का टाटा का था, फिर उसके बाद रिलायंस का, फिर देन अडानी आते थे कहीं। अब इस समय अडानी ने ओवरटेक कर रखा है सबको। नंबर 1 पे जो ग्रुप है वो इस समय अडानी ग्रुप बन चुका है। अडानी ग्रुप की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो $22.27 ट्रिलियन है, ट्रिलियन रुपीज़ है, सॉरी, 22.27 ट्रिलियन रुपीज़ है इस समय। और जो टाटा ग्रुप है उसकी $20.77 ट्रिलियन है, ट्रिलियन रुपीज़ है नेटवर्थ। इसके बाद आते हैं थर्ड पोजीशन में मुकेश अंबानी। और ये आप देख सकते हैं, ये चार्ट है। अडानी सबसे नंबर 1 पे इस समय है, फिर टाटा है, फिर उसके बाद रिलायंस, फिर एचडीएफसी एंड बजाज फाइनेंस, उसकी बजाज की जो पूरी ग्रुप है वो। तो अडानी और सबको आप देखेंगे तो धीरे धीरे देखना समझ में आ रहा होगा। जो अडानी का ये आप ब्लू कलर का ग्राफ देख रहे हैं, वो अचानक से कितनी जल्दी जल्दी राइज करता गया है, और अब सबको पीछे बचा दिया है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा हमेशा देखेंगे टाटा दिख रहा है, और इस समय टाटा को भी अडानी ने पीछे छोड़ दिया है। थर्ड नंबर पर रिलायंस एज यूजुअल। फोर्थ और फिफ्थ पे लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता, तो एचडीएफसी बैंक का ग्रुप जो है, एचडीएफसी जो ग्रुप है, एचडीएफसी में हाउसिंग फाइनेंस भी आता है, एचडीएफसी में और भी चीज़ें आ रही होती हैं। इन सबका जो ग्रुप है वो इस समय का सबसे बड़ा ग्रुप बना हुआ है, मतलब फोर्थ नंबर पर सबसे बड़ा है। फिर फिफ्थ नंबर पर बजाज आता है। फिर आप अगर देखेंगे इनकी जो वर्थ बढ़ी हुई है वो किस बेस से बढ़ी हुई है, आप अगर देखेंगे अडानी, टाटा और अंबानी को, तो दिख रहा है कि अडानी ने
2019 से और 2022 के बीच में बहुत ज़्यादा ही हाई क्रेज़ किया है, मतलब 8% टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ चुकी है। इसका बताना चाहिए गौतम अडानी नए चेयरपर्सन बन चुके हैं, चेयरमैन बन चुके हैं अंबुजा सीमेंट के, और इन्होंने अपने बेटे करण अडानी को इसी का बॉस बना दिया है। एसीसी सीमेंट जो इन्होंने एक्वायर करी उसका बॉस बना दिया है, और अंबुजा सीमेंट के खुद अडानी हो गए। इस वजह से अंबुजा सीमेंट में आज के डेट में 9% का हाइक आया है। आज की डेट मतलब 19 सितंबर को मैं ये न्यूज़ बना रहा हूँ, तो 19 सितंबर को 9% का इनका हाइक आया हुआ है आज की मार्केट में। फिर ये गौतम अडानी एक्चुअल में, सॉरी, करण अडवाणी जो थे, गौतम अडानी के जो पुत्र थे, बेटे हैं, वो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड जो है उसके भी सीईओ हैं, और इस समय इनको साथ-साथ अब इसी सीमेंट का भी पूरा दे दिया गया है। आज के डेट में देखा जाए तो आदित्य बिरला की अल्ट्राटेक सीमेंट है, वो नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है। 120 मिलियन टन्स पर एमएनएम बनाती है एक साल में, मिलियन टन्स 120 मिलियन टन्स बनाती है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे अंबुजा और एसीसी को मिला के अडानी की कंपनी है जो 67.5 मिलियन टन्स बनाती है पर एनम में। इसका बताना चाहेंगे जो करण अडानी थे, करण अडानी इस समय अंबुजा और एसीसी सीमेंट के लार्जेस्ट एक्विजिशन के बाद ये बन चुके हैं। अडानी ग्रुप के पास इस समय 63.15% एक्विजिशन है अंबुजा सीमेंट की, और 56.69% एसी सीमेंट की, मतलब 50% ज़्यादा है। और इसके बाद सेकंड नंबर पर ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। फिर आते हैं ये जो मैनकाइंड कॉन्डम के जो हैं, मैनकाइंड कॉन्डम ने भी अपना आईपीओ के लिए फाइल कर दिया है, और मोस्ट प्रोबेबली ये अपना आईपीओ जो है ले आएंगे सितंबर के आसपास में। सितंबर से अक्टूबर के बीच में लाने के इनके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, और इन्होंने 4 करोड़ इक्विटी शेयर्स भी देने का सोचा हुआ है। हालांकि ऐसा अगर सोचे कि केवल ये मैनकाइंड जो कंपनी होकर कॉन्डम बनाती है, तो ऐसा नहीं है। ये एंटासिड पाउडर्स बनाती है, विटामिन बनाती है, मिनरल सप्लीमेंट और एंटी एक्ने जो बुढ़ापे को बचाने वाली चीज़ होती है ना, वही बनाती है। इन्होंने इस वजह से सोचा होगा, जानते हैं क्योंकि लास्ट 3 साल में इनका 37% का इनका फाइनेंशियल ईयर राइज हुआ है। इस वजह से उन्होंने सोचा था क्यों ना ही अपना आईपीओ ले आएं, तो ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी। देखेंगे इनकी सेल्स में जो ग्रोथ है। पहले तो बताना चाहेंगे इनकी 23 मैन्युफैक्चरिंग है फैसिलिटीज़ है, 23 स्टेट्स में इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ चल रही हैं, और हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड को मिलाते हुए 23 फैसिलिटीज़ हैं इनके पास टोटल। और मार्केट शेयर है जो है इनका, ये चीज़ों में देखेंगे तो काफ़ी इनका मार्केट शेयर आपको दिख रहा होगा साफ-साफ स्क्रीन में। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इनका रेवेन्यू जो है वो 37% से बढ़ा हुआ है। आप फाइनेंशियल 20 में 1056 करोड़ का था, 21 में आप देखेंगे 1293, दैट इज़ 1293 का, 1452 करोड़ का इस समय का चल रहा है फाइनेंशियल 22 में। और अगर मैं आप लोगों को मेरी बिजनेस न्यूज़ अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग अक्सर ऐसी बिजनेस न्यूज़ लाते रहते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है महाराष्ट्र में जॉनसन्स एंड जॉनसन्स बेबी पाउडर जो लगाया जाता है उसको बैन कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया उसका रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ऐसा देखा गया है जॉनसन्स बेबी पाउडर जो आता था वो बच्चों की स्किन के लिए हार्मफुल साबित हो रहा था। उसकी वजह से बच्चों की न्यूबॉर्न बेबीज़ को अफेक्ट कर रहा था, और जो पीएच लेवल होना चाहिए था बेबीज़ के लिए उसके अकॉर्डिंग मतलब कन्फर्म नहीं कर रहा था, मैच नहीं कर पा रहा था। इस वजह से इसको बैन कर दिया गया महाराष्ट्र में। हालाँकि ये बैन यूएसए में, फॉरेन कंट्रीज़ में पहले भी लगा था, लेकिन हम लोग कितने कॉन्शियस कम रहते हैं, या फिर यूएसए में तो मान लो उसको काफ़ी बड़ा अमाउंट कंपनसेशन के लिए देना पड़ा था, लेकिन महाराष्ट्र में या फिर अपने इंडिया में ऐसा नहीं होता। इस बात थोड़ा सा शेमफुल भी है एक तरीके से देखा जाए। और हम लोगों ने इतनी लेट जाना है, मैं तो मेरी फैमिली में जितने भी लोग हैं मुझे जितना ध्यान है सब जॉनसन बेबी से ही लगाते हुए पड़े हुए थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है। वेदांता के अनिल अग्रवाल जो कि सीईओ वेदांता के चेयरपर्सन है, सीईओ हैं जो, उन्होंने बोला है कि जो 1 लाख का लैपटॉप था वो 40,000 की अमाउंट में आ जाएगा अगर कोई भी सेमीकंडक्टर का लोकली प्रोड्यूस होने लगे। सेमीकंडक्टर जो है लोकली प्रोड्यूस होने लगे, और डिस्प्ले ग्लास जो है लैपटॉप के वो यही लोकली प्रोड्यूस होने लगे। उन्होंने बोला है कि बस एक पूरा माहौल बनाने की देरी भर है, और कोई ऐसा अमाउंट नहीं है। अगर आप कंसिडर करेंगे तो इस समय इंडिया में सबसे ज़्यादा अमाउंट जो इन्वेस्ट करने के लिए आया हुआ है वो तो गुजरात से है, तो लेकिन सबसे और भी कई सारे स्टेट्स ने रुपए इन्वेस्ट करने के लिए सोचा गया था। तमिलनाडु पे पॉलीमैथ की कंपनी ने $1 बिलियन निवेश करने के लिए सोचा हुआ था, जो कि तमिलनाडु से थी। देन कर्नाटका की कंपनी ने $3 बिलियन का सोचा हुआ था। कर्नाटका में एक कंपनी ने TSMC जो कि ताइवान की दिग्गज कंपनी है, सबसे बड़ा कंपनी मानी जाती है ताइवान में, काफ़ी बड़ी कंपनी, तो उन्होंने $3 बिलियन का निवेश करने के लिए सोचा हुआ है। फिर नेक्स्ट निवेश $3.7 बिलियन का है, IGSS के द्वारा किया गया $3.7 बिलियन का, सेम तमिलनाडु में। देन देखा जाए सबसे ज़्यादा गुजरात में हुआ 1.5 लाख करोड़ का, $20 बिलियन का केवल इन्वेस्टमेंट गुजरात में अकेले होने वाला है। बाकी सारे एक तरफ तमिलनाडु और कर्नाटका के, और गुजरात का एक तरफ पूरा हुआ है। तो गुजरात में फॉक्सकॉन और वेदांता ने टाइप का $20 बिलियन का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की सोचा हुआ है। और ऐसा भी फाइनल हुआ है कि 2 वीक के अंदर अंदर ये बात फाइनल हो जाएगी कहाँ पे क्या होगा। गुजरात के साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को ये चीज़ दे दी गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कहाँ पर पॉसिबल लोकेशन क्या क्या होंगी वो देख लिया जाए। और ऐसा नहीं था कि गुजरात में ऐसे ही मिल गई थी, गुजरात में मिलने के पीछे का रीज़न ये भी था कि गुजरात में बाकी सारी फैसिलिटीज़ जो थी वो अच्छे प्रोवाइड कर रहे थे, जैसे कि पानी की सुविधा हो रही थी, बाकी सारी चीज़ें जो हो रही थी
वो सही से प्रोवाइड कर रहे थे, इस वजह से गुजरात को ज़्यादा प्रेफर किया गया। महाराष्ट्र और गुजरात में थोड़ा कॉम्पिटिशन भी चल रहा था इसको लेकर के, पॉलिटिकल एंगल भी कुछ आ रहा था, बट ये देख के अच्छा ही लग रहा था मुझे कि कम से कम स्टेट्स में ये कॉम्पिटिशन तो चल रहा है कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो इससे अल्टीमेटली कल्चर जो है, पूरा सराउंडिंग जो है ग्रो करेगी और सबका ही विकास होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, बाबा रामदेव अपना आईपीओ लाने की भी सोच रहे हैं। आईपीओ ऐसे में तो जमाना चल रहा है भैया, ऐसा लग रहा है कि आईपीओ तो बहुत लोग लाने के लिए मतलब लाए पड़े हैं। इसमें पतंजलि के भी 5 कंपनीज के ग्रुप को वो आईपीओ लाने की सोच रहे हैं रामदेव बाबा। हालांकि अगर देखा जाए तो पतंजलि की जितनी भी कंपनी से किसी का भी आईपीओ नहीं है, केवल एक का आईपीओ जो कि रुचि सोया का आईपीओ है, जो कि जब बाबा रामदेव ने इसको बाबा रामदेव ने इसको एक्वायर नहीं किया था, उसके पहले से इनका आईपीओ था। जब ये आईपीओ था रुचि सोया के नाम से था, आज के टाइम में तो पतंजलि फूड्स के नाम से आईपीओ है। और बाबा रामदेव सोच रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फ्राइडे में बात बताया, बाबा रामदेव ये सोच रहे हैं कि आने वाले 4-5 साल में, 5 साल 2027 तक में वो अपनी 5 कंपनीज के आईपीओ ले आएंगे। और इस समय जो पतंजलि आयुर्वेद दैट इज़ पतंजलि फूड जो तो पहले रुचि सोया थी, वो क्या कंपनी है, वो 4,350 करोड़ रुपए में इन्होंने खरीदी थी, शुरुआत करी थी, और आज के टाइम में इनकी मार्केट लिस्टिंग देखेंगे तो पतंजलि फूड्स नाम से मिलती है, और 1,350 रुपए का इनका शेयर आज के टाइम में राइज कर रहा है। ये 18th ऑफ सितंबर की न्यूज़ है, देख रहे हैं ये राइज कर रहा है। और टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो इनकी है 48,000 करोड़ रुपए की है इस समय। तो इन्होंने देखा होगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन दैट मीन्स जो स्टॉक मार्केट से इनको काफ़ी बेनिफिट हो रहा है, काफ़ी इनकी वर्थ बढ़ रही है, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि 2027 तक ले आए ये आईपीओ। तो हो सकता है। चलिए बस आज की बिज़नेस न्यूज़ यहीं तक की है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हम लोग हर हफ्ते ही ऐसी बिज़नेस न्यूज़ लेके आते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा भी पसंद आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।